नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है समय समय की हवा। समय की बात समय के हाथ कि किसी के समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्यारू से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें किया करते। पुरानी बातों को झपाटे उड़ते और हंसी की बात सुनकर हंसते तो दुख की बात सुनकर आहें भी भरते। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात सुनते हैं। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। भूते की कमाना और भूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में समाये इतनी ही ज़रूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने के कपड़े, रहने को मकान। सूर्य से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। इस गांव के जमींदार ने अपनी ज़मीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान न देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं हुआ। किसान ने ज़्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास बहुत ज़मीन है, मरने पर वो साथ तो ले जाने से रहा, तो तुम जोतो, बो, कमाओ और खूब खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई, तो बस्ती के सभी लोगों और चौपाल वालों ने जमींदार की ही बात रखी कि वो सही कह रहा है। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली ज़मीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते हुए किसान को मोहरों से भरा एक कलश नज़र आया, जो चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोत कर लाया तो आने दो, उसकी खूब खबर लूँगा। बस्ती की बात को टालने की हिम्मत हुई तो कैसे हुई, लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। मुस्कराकर पूछा, ये फिर क्या नई मुसीबत ले आए? किसान ने भी उसी तरह मुस्कराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो मैं निभा ले जाऊंगा, लेकिन अब इस मुसीबत को तो कबूल करना ही पड़ेगा। ढक्कन हटाने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें बो दी हैं क्या, कि फसल में भी मोहरें पैदा हुई हैं? पैदावार की बात करने पर भी फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा, इसलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले कि किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई हैं, ये तो जड़ निकालते समय 7 कलश हाथ लगे सो कबूल करो। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगी हैं तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया है? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, ज़मीन तो तुम्हारी है ना, इसलिए लाया हूँ। आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभ गई सो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उलाहना देते कहने लगा, देख, तू फिर अन्याय की बात कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मेरी अक्ल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अक्ल ठिकाने होती तो तू यूँ तुरंत ना नहीं कहता। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं कहता। जब खेत तुम्हारा है तो कलश भी तुम्हारे ही हुए ना, इसमें ऐसी कलह की बात क्या हुई? किसान बोला। जमींदार व्यंग करते हुए बोला, सारे इलाके की अक्ल का तू अकेला ही ठेकेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफ़ी की बात सुनकर बस्ती के लोग हंसेंगे, फिर भी पंचायत बिठाने के लिए मेरी तरफ से ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी? मेरी ना है। गरीब के साथ कोई भी अन्याय नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराऊं। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है?
कैसे पंचायती की बात नहीं है? उस दिन मेरे खेत में तूने कर्चा गाड़ा था, तब तेरा पाँव तो बेकार नहीं हुआ? तब तो बेकार नहीं हुआ। बता, चमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है, तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हो अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल। अब इस उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूँ कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा। मैं यहाँ किसी से भी चर्चा नहीं करूँगा। जमींदार बोला। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता हूँ? उधार लिया हुआ मुंह तो तब भी ऐसी बात करके थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल है, मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो, मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और ये आखिरी बात कहकर वो वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं, किसान बोला। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वह कर ही क्या सकता था? घड़ी डेढ़ घड़ी रात भी ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आया या तूने खोल कर निकाले? तो मैंने खोद कर ही। कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आने लगे? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो ये न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हट करके कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गड़ा धन लेने से मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे वश में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था, जो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है, तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तूने सांस भी नहीं लेनी चाहिए थी। आप फरमाए तो नहीं लूंगा। पंचों ने कहा, लेकिन जब ऐसी उल्टी बात क्यों फरमाए? हमारा कहना मान। जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चलता, तब तक ये अमानत तू ही संभाल। ये अमानत मेरे किस काम की? ये तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना ये कलश राज्य के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। तू न माने तो तेरी मर्जी। तब ये किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करते ही क्यों हो? मुंह धो के कहाँ से चले आते हो? इसके बाद वह जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की है। तू समझ, तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से ये न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वह कुछ दूरी आस लेकर यहाँ आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका ये आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। और इन मोहरों का मैं क्या करूं? बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह सातों कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी वैसे ही उसका राजा। होठों पर मुस्कुराहट छितराते हुए कहने लगा, जैसी तेरी मंशा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने ही हाथों से जिस जगह वह कलश निकले थे उसी जगह उन्हें वापस गाड़ दिया। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती गई और बहती गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे ना तो वो
किसान रहा, ना ही वह बस्ती रही, ना लोग रहे और ना ही वह राजा रहा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया राजा और नए ही पंच, नई पीढ़ी नया ही खून। नई हवा में अभी तक वो पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास आकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं नासमझ हूँ। वो आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन किसान का लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं भी अपने पुरखों की तरह वैसा नासमझ नहीं हूँ। हाँ, तू नासमझ है, सो मैं जानता हूँ, तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत, खेत की जमीन को टटोल कर आए दिखते हैं, वहाँ कलश हो तो मिले। सुमत सूझी तो 7 दिन पहले ही सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ ना लगती। अब दबाने से बात बिगड़ जाएगी, निसंकोच बोला। क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता। तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांताफांसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचना वचना क्या ठाकुर, वो तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलता, आखिर तो पसीने की कमाई पार पड़ेगी। लाल पीली आंखें निकालते हुए बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। काफ़ी दिनों तक आंतें और उंगलियां चिकनी रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफ़ी खातिर तवज्जो की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों की अपने घर बुलाकर खूब खातिर की और उनकी खूब मुट्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुटी। आधी रात ढलने पर खूब थूक उछाल हुआ। गांव में 2 दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। सूत उलझता, लेकिन पंचों की मौज किसी भी तरह से कम नहीं हुई। काफ़ी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरे बांटने का फैसला किया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी, लेकिन फिर भी पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार की हिमायती फिसल गई। बेहाड़ और जवान इधर से उधर मुड़ गए। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में खूब बही। गाछ बिछौने के अनेक पात झड़े और अनेक कोपले फूटी। नए अंकुर उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थीं। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। पंजे के बल उचककर किसान के गले पर भरपूर वार किया। तलवार सपाक से गले को पार कर गई। कटा मुंड पैरों में आ गिरा। भाभी की चित्कार सुनकर मंझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़ते आए। दोनों के हाथों में 2 लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मंझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो उसका गला आधा कटकर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर होने लगा। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत क्रोधित हुआ। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा?
गड़ा धन तो राजा का ही होता है, उसमें तो राजा का ही अधिकार है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा दी गई। तत्पश्चात राजा के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, सो किसान के पचावे में छिपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए गए। समय समय की हवा और समय समय की बयार। उस सुखी और संतोषी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगी। भगवान जाने ये आग कब बुझेगी, बुझेगी कि नहीं बुझेगी। समय की बात समय के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।